सभी को नमस्कार। आज के इस सत्र में हम जो आज हमारा पेपर 5 आयोजित हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। 5 नंबर जो पेपर है, रिवाइज टेस्ट जो 2.0 टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, उसमें नंबर 5 पेपर आयोजित हुआ। उस 5 पेपर के अंदर बायोलॉजी के जो 45 प्रश्न है उसके बारे में हम विस्तृत रूप से देखेंगे। आज हमारा जो टॉपिक था वो था प्लांट टेक्सोनोमी, जिसके अंतर्गत हमने एल्गी के प्रश्न देखे हैं, ब्रायोफाइट के, टेरिडोफाइट के और जिम्नोस्पर्म के प्रश्न इसके अंतर्गत ऐड किए हैं। वो 45 प्रश्न आपकी जो एनसीईआरटी की पुस्तक है उस पर पूर्णतः आधारित है। उसके साथ साथ कुछ प्रश्न आपके ऊपर लेवल के भी हैं। तो जहां तक आपने एनसीईआरटी भी अच्छे से पढ़ी है तो आप आराम से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने देखा है कि पीछे के पेपर के अंदर एनसीईआरटी से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं, तो मैंने भी प्रयास किया एनसीईआरटी को शामिल करने का। हम अब एक एक प्रश्न का हल देखेंगे और आप आराम से इन प्रश्नों को अच्छे से खुद पहले प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद उनका हल देखेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली परीक्षा के अंदर यहाँ से आपको एक दो प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अच्छे लेवल के प्रश्न है, आपको इसी प्रकार के प्रश्नों को बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता है। एनसीईआरटी की पुस्तक को आपको फॉलो करना है, हमारी किताब के जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं उनको फॉलो करना है, तो इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। अब हम देखते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है चल रही है 2.0, जिसका हम आज सॉल्यूशन देख रहे हैं, इसको आप हमारे जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको ये टेस्ट सीरीज दिखाई देगी। इस पर अभी भी 35% का ऑफ आपका चल रहा है। ये 1199 रुपये ऑनलाइन है, इसमें सारी सुविधाएं आपको यहाँ दी जाएगी। इसके साथ साथ ये मेगा टेस्ट सीरीज जो आज हमारी शुरू हुई है, जिसका आज पहला टेस्ट था, 5 टॉपिक वाइज 2 मेगा टेस्ट इसमें आयोजित होंगे। इससे भी आप एप्लीकेशन से प्ले स्टोर डाउनलोड करके वहाँ सर्च कर सकते हैं। ये मेगा टेस्ट सीरीज ऑफलाइन जो सेंटर्स हैं वो आपको दे रखे हैं, जयपुर, जोधपुर, सूरतगढ़, इस पर आप सर्च कर सकते हैं ऑफलाइन पर टेस्ट आप देना चाहें तो। ये 35% ऑफ सभी टेस्ट सीरीज पर हमारा बरकरार है, चल रहा है समर वेकेशन के ऊपर। इसके साथ भौतिक विज्ञान वस्तुनिष्ठ पुस्तक हमारी मार्केट में आ चुकी है। इसके साथ साथ रसायन विज्ञान की पुस्तक भी आपने देखी है, बायोलॉजी की भी उपलब्ध है। इन सब को परचेज करने के लिए आपको ये ऑनलाइन सिस्टम फॉलो करना है। इसके माध्यम से आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर दे रखा आपको, यहाँ नंबर दे रखे नंबरों पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है और इन स्कैन पर पेमेंट करके आपको इस प्रकार से तीनों पुस्तकें परचेज कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टेस्ट नंबर जो पहला प्रश्न था, हम देखें 105 नंबर प्रश्न इन्होंने यहाँ नहीं दे रखा है, 106 नंबर प्रश्न से ये शुरू हो रहा है। लेकिन 105 नंबर की मैं बात करूं, 105 नंबर जो प्रश्न आपका था वो था कि फियोफाइसी के संबंध में निम्न कथनों को पढ़ना है और उनमें से सही कथनों का आपको चुनाव करना है। तो इसमें क्या था कि अलैंगिक जनन प्राय द्विकशाभिक या द्विकशोर द्वारा होता है, इसके बारे में आपको बताना था। तो ये कथन आपका क्या था, बिल्कुल सही था। लैंगिक जनन केवल विषम युग्मनजी विधि द्वारा होता है। एक काम करते हैं, अपने इस प्रश्न को हम लास्ट में देखेंगे, तो आप शुरू वाले जो अच्छे प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं। ये प्रश्न यहाँ प्रिंट नहीं हुआ है, तो आगे लास्ट के अंदर इस प्रश्न को हम अच्छे से बात करें। तो आपका 106 से हम शुरू करते हैं। निम्न में से विषम बीजाणु टेरिडोफाइट के युग्म को आपको पहचानना है। जो विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स हैं उनको आपको क्या करना है, पहचानना है। इसमें आपका इक्विसिटम है, साल्विनिया है, लाइकोपोडियम है, स्लेजिनेला, ये सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। विषम बीजाणु और सम बीजाणु, हेटेरोस्पोर्स एंड होमोस्पोर्स, 2 टाइप्स टेरिडोफाइट्स की बीजाणुओं के आधार पर टेरिडोफाइट को 2 भागों में बांटा गया है। एक को हम कहते हैं सम बीजाणु, एक को हम कहते हैं विषम बीजाणु। तो आप जब इनका वर्गीकरण देखते हैं टेरिडोफाइट का, तो आपको बीजाणुओं के आधार पर अधिकांशतः जो टेरिडोफाइट है वो सम बीजाणुक होते हैं, क्योंकि इनमें जनन के समय एक ही प्रकार के बीजाणु बनते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, सम बीजाणु कहते हैं। जनन के समय बीजाणु को जो टाइप है वो क्या होता है, एक जैसा होता है, एक जैसे बीजाणु इनके अंतर्गत बनते हैं। जनन के समय समान प्रकार के बीजाणु बनते हैं, समान प्रकार के बीजाणु बनते हैं। इस कारण इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो जन्म के समय जो बीजाणु बनते हैं उनको हम 2 प्रकार से बांटते हैं। पहला होता है आपका समान प्रकार के बीजाणु। जनन के समय बीजाणु कितने प्रकार के बनेंगे आपके, मुख्य रूप से 2 प्रकार के बनते हैं। एक को हम कहते हैं होमोस्पोर्स,
होमोस्पोर्स, हिंदी में बोलोगे समबीजाणुक। मतलब जनन के समय एक जैसे बीजाणु बन रहे हैं, यहाँ जनन के समय अलग अलग बन रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हीटेरोस्पोर्स कहते हैं। जनन के समय अलग अलग बनते हैं, इन्हें हम विषम बीजाणु कहते हैं, विषम बीजाणु कहते। समबीजाणु मतलब हीटेरोस्पोर्स, समबीजाणु का मतलब होमोस्पोर्स, हीटेरोस्पोर्स। अब इसमें ज्यादातर जो होते हैं वो क्या होते हैं, होमोस्पोर्स होते हैं। इसकी कड़ी में हम देखें, लाइकोपोडियम है, इक्विसिटम है, टेरेडियम है, ड्रायोप्टेरिस है, ये सारे आपके किसके अंतर्गत आते हैं, समबीजाणु के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे हम देखें यहाँ ऑप्शन के अंदर, तो हमें यहाँ इक्विसिटम जो दिखाई दे रहा है वो किसका प्रकार है, समबीजाणु का है। साल्विनिया है, ये भी समबीजाणु का है। अब लाइकोपोडियम है और आपका सिलेजिनेला है, ये दोनों आपके क्या है, एक तरह से। अब जैसे लाइकोपोडियम वापस इसमें क्या आ गया, आपका समबीजाणु के अंतर्गत आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा देखते हैं हम, सिलेजिनेला आपका किस में आता है, विषम बीजाणु में। साल्विनिया है, एजोला है, मार्सिलिया है, ये सारे किस में आते हैं, विषम बीजाणु के अंतर्गत आते हैं, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट होगा। चौथे में हम देखें, साल्विनिया और साइलोटम, ये भी आपका सम बीजाणु के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पूछा विषम बीजाणु, तो विषम बीजाणु के अंतर्गत आप ज्यादातर तो देखेंगे आपका फॉर्म जितनी भी है लगभग सारी विषम बीजाणु के अंतर्गत आती है। साल्विनिया है, मार्सिलिया है, एजोला है, ये सारे किस में आएंगे, सिलेजिनेला है, ये सारे आपके विषम बीजाणु के अंतर्गत आते हैं। इनमें जनन के समय बनने वाले बीजाणु अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए विषम बीजाणु कहते हैं। बनने वाले बीजाणु समान हो तो उन्हें हम सम बीजाणु कहते हैं, होमोस्पोर्स। आगे एक प्रश्न दे रखा है मैंने, होमो पोरस और इटेरोपोरस, पोरस नहीं होता, ये स्पोर्स होता है, होमोस्पोर्स इटेरोस्पोर्स, टर्म इंपोर्टेंट है, याद रखना। तो इसका उत्तर नंबर आपका 106 का 3 नंबर राइट होगा। आगे हम बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कथन एक कोशिकीय शैवालों के बारे में आपके दे रखा है, तो यहां आपको यह बताना था कि कौन सा कथन इसके बारे में सही है। 107 जो नंबर प्रश्न है इसमें यह बताना था हमें कि यहाँ निम्न में से कौन सा जो युग्म है वो एक कोशिकीय शैवालों का है। शैवाल आपको पता है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, जेंथोफाइसी, रोडोफाइसी, हम पढ़ते हैं, अलग अलग वर्गीकरण है, लेकिन एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जिनको हम बोले वो है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है। उत्तर में यदि बात करूं तो आप सबको दिखाई दे रहा है कि एनाबिना और स्पाइरुलाइना, ये 2 शैवाल ऐसे हैं जो क्या है, एक कोशिकीय होते हैं। अब जब हम ये सब ज्यादातर क्या है, ग्रीन एल्गी के अंतर्गत, जब हम ग्रीन एल्गी को पढ़ते हैं, हरे शैवालों को पढ़ते हैं, हरे शैवालों के बारे में आपको सामान्य सी जानकारी थोड़ी होगी कि हरे शैवालों के अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी वर्णक के रूप में पाया जाता है, संचित भोजन के रूप में स्टार्च होता है। इनके एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, कारा है, ये मुख्य रूप से एग्जाम्पल है इनके। बाकी क्लोरेला है, स्पाइरुलाइना है, कुछ एक कोशिकीय शैवाल है, कुछ बहुकोशिकीय, कुछ मल्टी थैलोइड है, कुछ बहुकोशिकीय, इस प्रकार के शैवाल इनमें पाए जाते हैं। अब यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ जो प्रश्न बनने की संभावना है वो ऐसा प्रश्न आ सकता है, तो आपको ग्रीन एल्गी के मुख्य एग्जाम्पल ध्यान में होने चाहिए जो एग्जाम में आने लायक है। मैं देखूं तो देखा होगा आपने, एक प्रश्न आता है यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, ये शैवाल का वर्गीकरण थोड़ा सा आप देख लें, एक कोशिकीय जिसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन आपका है सैकोशिक, क्या होता है, सैकोशिक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिनोसाइटिक बोलते हैं, या ये बहुकोशिकीय भी इनको बोलते हैं, सिनोसाइटिक। तीसरा वर्गीकरण हम इसमें देखते हैं, सैकोशिक हो गया कॉलोनियल, मतलब निवही, निवही, जिसको हम कॉलोनियल बोलते हैं, कॉलोनियल, ठीक है। चौथा है बहुकोशिकीय तंतु में, बहुकोशिकीय तंतु में, मतलब मल्टी थैलोइड, जिसको हम बोलेंगे बहुकोशिकीय थैलस रूपी, मल्टी सेलुलर थैलस रूपी, थैलोइड बहुकोशिकीय थैलस रूपी, ये आपके मुख्य रूप से 5 शैवाल। अब एक कोशिकीय की हम बात करें तो यहां एक कोशिकीय के रूप में हम देखते हैं क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास आपका एक कोशिकीय शैवाल है।
स्पाइरुलाइना, स्पाइरुलाइना आपका एक कोशिकीय है। आपका क्लोरेला ये भी क्या है, एक कोशिकीय है। ये आपका क्या है, चल प्रकार का है। किस प्रकार का है, चल प्रकार का है। और ये दोनों आपके क्या है, अचल हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, गतिशील है जिसको हम बोलें। और ये आपके नीचे वाले क्या है, आपके अगतिशील है। ये दोनों अगतिशील। अब आगे हम चलते हैं सहकोशिक या सिनोसाइटिक, जिसको हम बहुकेंद्रकीय भी बोलते हैं, एक से अधिक केंद्र पाए जाते हैं, बहुकोशिकीय भी बोलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल चलता है वो कैलेप्रा चलता है। कैलेप्रा ज्यादातर देखते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं। वही कॉलोनियल, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। वोल्वोक्स कहते हैं जो भी ग्रीन एल्गी है, कॉलोनियों के रूप में रहता है। बहुकोशिकीय तंतु में इसमें दो एग्जाम्पल आते हैं, जिसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर आपका थैलोइड, ये तो है आपका थैलोइड। एक होता है मल्टी सेलुलर तंतु में। इसके जो एग्जाम्पल आपने देखा होगा, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स। दूसरा होता है आपका स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। इसको तो हम पौंड वूल बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं पौंड सिल्क बोलते हैं। दोनों ही आपके मल्टी बहुकोशिकीय है, मल्टी सेलुलर और बहुकोशिकीय तंतु में है, और बहुकोशिकीय थैलस रूपी। अब इसमें एक एग्जांपल थैलस रूपी में चलता है अलवा, जिसे हम समुद्री सलाद कहते हैं, समुद्री सलाद। मेरा कहने का मतलब है कि इस प्रकार के जब प्रश्न आए तो आपको ध्यान होना चाहिए कि एक कोशिकीय सेवाल कौन कौन से, क्लेमाइडोमोनास है, गतिशील है, स्पाइरुलाइना और क्लोरेला क्या एचल है, अगतिशील है। दूसरे में सहकोशिकीय बहुकोशिकीय में कैलेप्रा आता है। न्यूहेल या कॉलोनियल में क्या आता है, वोल्वोक्स आता है। बहुकोशिकीय तंतु में, बहुकोशिकीय एक तो आपका थैलस रूपी है, एक आपका तंतुमय है। तंतुमय के अंदर क्या आएगा, आपका यूलोथ्रिक्स आएगा, स्पाइरोगायरा। यूलोथ्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, पौंड वूल बोलते हैं, और स्पाइरोगायरा को क्या बोलते हैं, पौंड सिल्क कहते हैं। इसी तरह बहुकोशिकीय थैलस रूप में क्या आएगा, अल्वा या समुद्री सलाद जिसको कहा जाता है। ऐसा प्रश्न कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो आपको इसका विशेष तौर से ध्यान रखना। अगले के प्रश्न की ओर अब चलते हैं। इस प्रश्न में हमने देखा था कि 2 नंबर आपका उत्तर राइट होगा, क्लोरेला और स्पाइरुलाइना। बाकी सारे क्या है, एक कोशिकीय न होकर क्या है, बहुकोशिकीय या द्विकोशिकीय। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। प्रश्न नंबर 108 के बारे में। एल्जीन और केराजीन, केरागिनिन बोल दो, केराजीन बोल दो, एक ही बात है, केराजीन, जिले केराजीन, एल्जीन, ये शैवाल के उत्पाद है, कोई दौरा नहीं। एल्जीन लगभग भूरे शैवालों से, केराजीन आपका लाल शैवालों से प्राप्त होता है, सबको पता है। दूसरा है अगर अगर या अगार अगार, ट्रिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होता है, कथन सही है, कथन सही। क्लोरेला और स्पाइरुलिना को अंतरिक्ष पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है, बिल्कुल सही है। रोडोफाइसी में संचित भोजन मेनिटोल होता है, ये कथन आपका क्या है, गलत है। लेमिनेरिन और मेनिटोल आपके भूरे शैवालों में संचित भोज्य पदार्थ के रूप में काम लिया जाता है। जब हम पढ़ते हैं शैवालों के बारे में तो आपको एक सारणी मैंने पहले बताई थी कि हमारी किताब के अंदर भी दे रखी है, कि इसको आप सारणी के रूप में याद करें, बहुत आसानी से आप याद करें। एक साइड आप शैवाल का नाम लिखें, संचित भोजन लिखें, चल एचल संरचना का नाम लिखें, लैंगिक जनन लिखें, या लैंगिक जनन किस प्रकार का पाया जाता है, जनन किस प्रकार का पाया जाता है, आगे हम उसके एग्जाम्पल लिखें, और एक संचित भोजन या स्टोरेज फूड के रूप में। तो ये आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। एक में आप वर्णक भी डाल सकते हैं, 5-6 पॉइंट्स बनते हैं, बहुत आसानी से उसको आप याद करते हैं। इसमें अगला रोडोफाइसी में जो संचित भोजन होता है वो होता है आपका फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च। ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वास्तव में क्या होता है, एक स्टार्च ही होता है, जिसको मंड कहते हैं। स्टार्च कह दो, मंड कह दो, एक ही बात है। क्या होता है, स्टार्च या मंड ही होता है, एक प्रकार का स्टार्च है। ये किसका संरचना के रूप में किस प्रकार के होते हैं, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के समान होते हैं संरचना की दृष्टि से, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसे होते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी के पुस्तक के अंदर अच्छे तरीके से दे रखा है, तो आपको ये याद रखना है। तो चौथा ऑप्शन आपका यहाँ क्या हो गया, गलत हो गया। अगला प्रश्न, अच्छे प्रश्न है, आपको बार बार इन्हीं प्रश्नों के टाइप इस प्रकार से आपको पढ़ने, बहुत ज्यादा गहराई में। कई बार बच्चे के आइलन की सीट के सवाल
या नीट के सवाल निकालते थे, इतने लेवल के आपको नहीं निकालने, इतने सवाल आप टेस्ट के सवाल है, किताब के सवाल है, निकाल लेते, तो मेरा आइडिया से इससे बाहर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सवालों की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? तो सवालों की कोशिका भित्ति में फिक्स पदार्थ पाए जाते हैं जो आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखने हैं। सेलुलोज पाया जाता है, ग्लेक्टेन पाया जाता है तथा मेनन पाया जाता है। तो ये एक नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। हेमोसेलुलोज, प्रोटीन वगैरह ये नहीं होते, तो इसमें सेलुलोज, हेमोसेलुलोज, पेक्टिन ये भी गलत है। तो सेलुलोज, ग्लेक्टेन्स और मेनन इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। हालांकि ज्यादातर क्या सेलुलोज की होती है, लेकिन कुछ मात्रा में ग्लेक्टेन्स और मेनन पाए जाते हैं। उत्तर नंबर आपका एक राइट है। पायरेनोइड किसके निर्माण के केंद्र होते हैं? पायरेनोइड होते क्या है? पायरेनोइड शैवालों के अंदर पाई जाने वाली संरचना है। पायरेनोइड वास्तव में बहुत अच्छी चीज है, अच्छा प्रश्न यहां से बनता है, जो कि आपने देखा होगा पायरेनोइड के बारे में। इनका जो केंद्र होता है उसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन्स पाई जाती है। केंद्र में प्रोटीन पाई जाती है। पूरा ये जो ढका रहता है बाहरी पूरी संरचना में क्या होता है? मंड या स्टार्च पाया जाता है। तो इनका निर्माण किसका केंद्र के निर्माण होते हैं? ये स्टार्च संग्रहण के कण होते हैं, स्टार्च या मंड संग्रहण के कण होते हैं। तो उत्तर आपका क्या होगा? ये होगा। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि प्रोटीन, प्रोटीन नहीं है। पायरेनोइड का जो केंद्र है वो क्या होता है? मंड है। मंड स्टोरेज की इकाई है, एक तरह से स्टार्च स्टोरेज की इकाई है, स्टार्च संग्रहण के केंद्र है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मंड। पायरेनोइड किसके निर्माण के केंद्र होते हैं? मंड, या इसको हम इंग्लिश में स्टार्च कह सकते हैं, हिंदी में स्टार्च कह सकते हैं। लेकिन इसमें प्रोटीन केंद्र भाग में पाया जाता है, मंड चारों तरफ से पाए जाते हैं। दो तरह के प्रश्न बनते हैं कि पायरेनोइड क्या होते हैं, तो केंद्र के अंदर प्रोटीन, चारों तरफ जब स्टार्च से घिरा हो वह संरचना पायरेनोइड कहलाती है। और यह शैवाल की विशेषताएं हैं। शैवाल के अंदर पायरेनोइड का पाया जाना शैवाल की विशेषता है। जब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट की, तो एंथोसिरोप्सिडा जो पहली क्लास है, एंथोसिरोप्सिडा, दूसरा ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा क्लास के एपेटिकोप्सिडा, सॉरी पहली क्लास है हिपेटिकोप्सिडा, उसको छोड़ दो। दूसरी एंथोसिरोप्सिडा। एंथोसिरोप्सिडा के अंदर एक आता है एंथोसिरोस। एंथोसिरोस के जो लक्षण है, शारीरिक इकाई है, शरीर है उनका, वो शैवाल की भांति व्यवहार करता है, शैवाल जैसे लक्षण लिए हुए होता है, क्योंकि उनके अंतर्गत पायरेनोइड का पाया जाना एंथोसिरोस की विशेषता, एंथोसिरोप्सिडा की विशेषता। तो ये आपका उत्तर क्या होगा? इसका 4 नंबर उत्तर होगा। पायरेनोइड होते क्या है? प्रोटीन इनके केंद्र में पाई जाती है, चारों तरफ आपके क्या मंड से घिरे रहते हैं। तो उत्तर नंबर 4 राइट। अगला है क्लोरोफाइसी में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप शैवाल और कवक के बारे में, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ें, तो इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न आता है। इसके साथ साथ इनको आप लाइफ साइकिल, हम दोनों चीजों पर बात करेंगे विस्तृत रूप से, और सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। अब इसी के बात करूं मैं, पूरा क्लियर आपका एक साथ कर देंगे। कैसे? कि आपके जो एनसीईआरटी है 11th-12th है, मुख्य रूप से आपके 3 सवाल दे रखे। कौन कौन सा दे रखा है मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। एक तो क्लोरोफाइसी दे रखा है, एक आपका फियोफाइसी दे रखा है, और एक आपका क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, एक दे रखा है आपका रोडोफाइसी। ये 3 सवाल आपके सिलेबस में एनसीईआरटी के आधार पर दे रखे। अब आपको करना क्या था? आपको यह देखना था कि क्लोरोफाइसी के अंदर आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और आपका ऊगेमस। आइसोगेमस, अब हिंदी में थोड़ा शब्द आप देख लेना, इंग्लिश के मैं आपको बता रहा हूं कि आइसोगेमस, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी। हिंदी में भी देख लेते हैं। आइसोगेमस, एन आइसोगेमस और ऊगेमस, ये संरचना है। ये 3 प्रकार के आपके लैंगिक जनन के प्रकार हैं। इसी तरह इसके अंदर भी क्या होगा? फियोफाइसी के अंदर भी आइसोगेमस, एन आइसोगेमस और ऊगेमस। मतलब समयुग्मकी, असमयुग्मकी, विषमयुग्मकी। हिंदी में भी लिख दो, सम युग्मकी, असम युग्मकी, विषम युग्मकी। दोनों राजी हो जाएंगे, हिंदी और अंग्रेजी वाले। ठीक है। इसके बाद कई बार कमेंट करते हैं बच्चे, सर अंग्रेजी में भी पढ़ाया करो। चलो भाई, बायो है, टर्मिनोलॉजी अंग्रेजी में बोल देते हैं। रोडोफाइसी, रोडोफाइसी में क्या होगा? केवल और केवल ऊगेमस या विषम युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, विषम युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। ये चीज आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि रोडोफाइसी के अंदर जो लैंगिक जनन होता है वो केवल ऊगेमस प्रकार का होता है,
क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी के अंदर तीनों प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो यहां आपका पूछा गया है क्लोरोफाइसी का, तो उत्तर नंबर 2 निसंकोच आप कर सकते हैं। उत्तर नंबर 2 आपका राइट होगा। यदि पूछता लाल सेवाल के बारे में तो हम यहाँ क्या करते, केवल गेम नहीं करते। तो बी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ राइट है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। आप थोड़ा सा बायो को इस तरीके से पढ़ेंगे, रुचि लेके, इंटरेस्ट लेके, तो बहुत आसान विषय, मजा आएगा आपको पढ़ने का। लेकिन आप पहले से ही क्योंकि ये यूनिटें थोड़ी सी बोरिंग करने वाली है, मैं मानता हूं कि यहाँ थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल भी याद करने पड़ेंगे। जैसे नॉन टेक्सोनोमी जो पार्ट है बायो का, वो थोड़ा सा टफ माना जाता है, लेकिन हम रुचि लेके 2-4 बार निकालेंगे तो आराम से याद कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? अब आपको यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपको एग्जाम्पल पकड़ने थे। फाइकोमाइसिटीज के अंदर क्या आता है? म्यूकर और एल्ब्यूगो आता है, बिल्कुल सही बात है। एस्कोमाइसिटीज के अंतर्गत पेनिसिलियम एस्परजिलस आता है। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर पक्सीनिया रेगेरिकस आता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर एस्टिलेगो और कोलिटोट्राइकम ये नहीं आते। इसका मतलब 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या है? राइट है। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक एक दो दो तो एग्जाम्पल देखो आपको याद करने ही पड़ेंगे। लेकिन जो इकोनॉमिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उनको तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। आगे कब कैसे अध्ययन में आपको बताऊंगा कि वहां आपको ध्यान पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न, वर्ग ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? प्रश्न दिया, ये केवल अलैंगिक स्पोर द्वारा प्रजनन करते हैं, बिल्कुल वैसा करते हैं, इसमें कतई कोई दोहरा नहीं। इस फंजाई में माइसीलियम शाखित होते हैं और सेप्टेट होते हैं। जब हम बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज की, तो माइसीलियम क्या होता है? शाखित होता है, और सेप्टेट होता है, बाकी में सेप्टेट होता है। ये भी कथन सही है। ये केवल परजीवी होते हैं, ये बात गलत है भाई, परजीवी नहीं होते हैं, केवल अलग अलग रूपों में पाए जाते। कुछ एक एग्जाम्पल है जो परजीवी होते हैं। इस फंजाई के उदाहरण अल्टरनेरिया है, कोलेटोट्राइकम है और ट्राइकोडर्मा है, बिल्कुल तीनों एग्जाम्पल इसके सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो गया। ड्यूटेरोमाइसिटीज ऐसी क्लास है, इम्परफेक्टाई इसको कहते हैं। कारण है इसमें एकमात्र ऐसी क्लास है जिसके अंतर्गत लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। इनमें और सेवाल में अंतर इतना ही है, सेवाल की 2 क्लासें हैं जिनके अंतर्गत लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। एक तो आपकी लैंगिक जनन सेवाल के अंतर्गत, सॉरी यहाँ भी एक ही क्लास है कि साइनोफाइसी जो है उनमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। साइनोफाइसी जिसको बोले, जिसके अंतर्गत नीलहरी सेवाल आते हैं, साइनोफाइसी, वहां लैंगिक जनन नहीं होता। और कवकों के अंदर ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर लैंगिक जनन नहीं होता। सेवालों के अंदर 2 क्लास ऐसी है जहां आपका चल संरचना एब्सेंट होती है। 2 क्लासों के अंदर चल संरचना नहीं पाई जाती है, गतिहीन होते हैं। कौन कौन सी? एक तो आपकी रेड एल्गी जिसको हम क्या कहते हैं, लाल सेवाल या रोडोफाइसी, दूसरा आपका होता है साइनोफाइसी। लेकिन लैंगिक जनन केवल साइनोफाइसी में एब्सेंट होता। उत्तर नंबर 3 आपका राइट है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। स्तंभ फर्स्ट स्तंभ सेकंड के साथ मिलान करो तथा दिए गए कूटों की सहायता से आपको सही मिलान करना था। तो बहुत आसान सा प्रश्न था। यदि आपने थोड़ा सा भी इसको प्रयास किया, एक आधा भी आपको ऑप्शन आ रहा था, तो आप आसानी से कर सकते थे। जैसे मैं मिला रहा हूं, हमें यह पता है कि केरास जीन किसके अंतर्गत आएगा? लाल सेवाल के अंतर्गत आएगा, तो आप सीधा कर देते। चलो नहीं हो रहा। एल्जीन आपका भूरा सेवाल के अंतर्गत आता है, वैसा अब आता है कि नहीं आता? आता है। सी के अंदर क्या आएगा? एक आएगा। अब भोजन के रूप में छोड़ो, अगार को आप रखो, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया है, अगार प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। भोजन के रूप में पोरफायरा व लेमिनेरिया होते हैं। पोरफायरा और लेमिनेरिया का भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या हो रहा था? 2, उसके बाद 1, 3 और 4। 2, सॉरी 2, आपका पहला जो ऑप्शन है 2, उसके बाद 3, 1 और 4। 2, 3, 1 और 4, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर है। थोड़ा सा इस प्रकार के प्रश्न कूट वाले ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। आप अलग अलग याद रख सकते हैं कि भूरे सेवाल, फ्यूकोजेंथीन, कई चीजें एक साथ याद रखी जा सकती है। एल्जीन, एल्जिलिक एसिड भूरे सेवालों से प्राप्त होता है। क्लोरोफिल ए और सी, फ्यूकोजेंथीन इनमें ज्यादा पाया जाता है। फ्यूकस, कैल्पस, इस तरह एग्जाम्पल थोड़ा थोड़ा आप आपस में कोरिलेशन रखें तो आपको याद हो जाते हैं। केराजीन, कॉन्ड्रस क्रिस्पस क्या है? लाल सेवाल है, केराजीन है, जिसका उपयोग ज्यादातर आइसक्रीम वगैरह में किया जाता है। ये सारी चीजें। अगला प्रश्न, 1 नंबर ऑप्शन राइट। लेमिनेरिन और मैनिटोल, लेमिनेरिन और मैनिटोल संचित भोज्य पदार्थ है। अब देखो, संचित भोज्य पदार्थ 3 के रूप में मुख्य रूप से आपको ध्यान रखने। 4 भी याद रख सकते हो आप, 5 भी रख सकते हो। मैं तो 5 की बता दूं आपको, आपकी मर्जी, जो आपको लगे याद कर लेना, नहीं लगे तो न मत करना।
जैसे मैं कह रहा हूँ भाई लाल सेवाल है, नहीं कर्म से लिखेंगे। पहले हमारा क्या आता है, हरा सेवाल आता है। क्या आता है, हरा सेवाल आता है। उसके बाद हम किसको देखते हैं, भूरे सेवाल को लेके आते हैं, भूरा सेवाल। उसके बाद हम किसको लेके आते हैं, लाल सेवाल। किसको लेके आते हैं, लाल सेवाल। इसके बाद हम किसको लेके आते हैं, नीला हरा सेवाल। हरा पीले हरे सेवाल जिनको हम बोलते हैं जेंथोफाइसी। ये लो जी, ये हमारे मुख्य रूप से आपकी 1 2 3 4 और 5 क्लास है। अब इनका संचित भोजन देख लो। इसमें मुख्य रूप से क्या आता है, स्टार्च ही लिया जाता है। भूरा सेवाल है लेमिनेरिन मेनिटोल, लेमिनेरिन। और उसके क्या आता है, मेनिटोल आता है। ये लो जी, लेमिनेरिन आ गया और मेनिटोल आ गया। अब लाल सेवाल है साइनोफाइसियन, सॉरी फ्लोरिडियन स्टार्च। क्या आता है, फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च। जो आपको याद आ गया होगा, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की संरचना की दृष्टि से समान होते हैं, एमाइलोपेक्टिन। आगे प्रश्न भी मैंने दे दिया। प्रश्न इसीलिए दिया है कि प्रश्न आ सकता है, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के समान होते हैं। ठीक है, अगला है नीला हरा सेवाल। इसके अंतर्गत साइनोफाइसियन स्टार्च होता है। क्या होता है, साइनोफाइसियन स्टार्च, साइनोफाइसियन स्टार्च। ठीक है, अगला होता है चेंतोफाइसी। यहाँ आता है ल्यूकोसिन और ऑयल। ल्यूकोसिन बोल दो या इसको ऑयल भी बोल सकते हैं। तो ये अब हमारा जो प्रश्न कह रहा था लेमिनेरिन और मेनिटोल के बारे में, ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के। लेमिनेरिन और मेनिटोल भूरे सेवालों के संचित भोज्य पदार्थ होते हैं, जो कि एक प्रकार के जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो 2 नंबर उत्तर आपका राइट आंसर होगा। हमें बायो को रटना नहीं है, बायो को समझना है, घोल के पीला है। आप 2 4 बार इसको पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने के अंतर्गत। अगला देखते हैं 116 नंबर। 116 में स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से मिलान करते हुए दिए गए कूट की सहायता से आपको मिलान करना था। अब इसको, मेरे को तो देखो कुछ नहीं आ रहा इसमें, लेकिन हमें 1 2 सवाल यदि आते हैं, अभी मैंने बताया था आपको तंतु में फिलामेंटस जिसको बोलते हैं, फिलामेंटस टाइप एक उसके क्या है, तो हमें ये पता है कि क्लेमाइडोमोनास क्या है, एक उसकी है। वोल्वोक्स क्या है, कॉलोनी के रूप में पाई जा रही है। स्पाइरो वगैरह क्या था, तंतु में या फिलामेंटस था। और ये क्या थे, कैल्प। तो इसका उत्तर देखो, 2 1 3 और 4। 2 1 3 और 4, 2 1 3 और 4, उत्तर नंबर 1 है। 2 1 3 और 4 इस प्रकार से आप, अब मैंने वो बात आपको इसलिए बताई थी पूरी कहानी कि यहाँ आपके एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, मल्टी सेलुलर, मल्टी थेलोइड, ये सारी चीजें हमने बात की थी। उसका उद्देश्य यही था कि आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए सारी ग्रीन एल्गी से। तो ये आपको पता है ग्लेमाइडोमोनास गतिशील पाई जाती है, एक कोशिकीय होती है लेकिन गतिशील होती है। स्पाइरुलाइना और वो सारी क्या है, अगतिशील होती है ये बहुकोशिकीय गतिशील है, वोल्वोक्स कॉलोनी के रूप में पाया जाता है। उत्तर नंबर 1 आपका राइट है। अगला प्रश्न, स्तंभ फर्स्ट स्तंभ सेकंड के साथ मिलान करो तथा नीचे दिए गए कूटों के सही विकल्प का आपको चयन करना था। तो ये क्लास दे रखी है किसकी, आपकी टेरिडोफाइटा की। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और फिलिसीनिया, जिसको फर्न कहते हैं। 4 क्लासेज है किसकी, टेरिडोफाइटा की। टेरिडोफाइटा के अंदर पहली क्लास आपकी क्या, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरिप्सिडा। टेरोप्सिडा को हम क्या कहते हैं, फर्न कहते हैं। अब इनका केवल मिलान करना था, बहुत आसान था। आपने यदि किया हो, प्रयास भी किया हो थोड़ा सा, तो भी आपका गलत नहीं हुआ होगा। 117 नंबर के अंदर यदि थोड़ा सा भी आपने प्रयास किया है तो आपका गलत नहीं हुआ है। जैसे हम देखें, साइलोप्सिडा में क्या पाया जाता है, साइलोटम पाया जाता है। लाइकोप्सिडा में, साइलोप्सिडा लाइकोप्सिडा में क्या आता है आपका, सिलिसिनेला आता है। यदि थोड़ा सा प्रयास किया है। फर्न के अंदर हमें पता है ड्रायोप्टेरिस आई है, और इसमें क्या है, सॉरी ये लो, और इसमें ये लो। तो उत्तर क्या हो गया आपका, 1 3 2 और 4। 1 3 2 और 4 उत्तर आपका है, 1 3 2 और 4, ये आपके उत्तर।
आप थोड़ा सा, बहुत ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं, आप केवल क्लास का नाम ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा एक एक एग्जाम्पल आप याद रख लेते हैं, नहीं रहता है तो कोई खास बात नहीं है। लेकिन इनका जो लाइफ साइकिल आगे हम बात करेंगे उस पर आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। आगे हम चलते हैं। उत्तर नंबर आपका इसमें 3 राइट है। स्तंभ फर्स्ट स्तंभ सेकंड को मिलाना था, मिलान वाला था। अब ये सारे जो चीजें दे रखी है हमारी क्या है, जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म के जितने भी आर्थिक महत्व है मैंने एक साथ दे दिए कि सागोपाम आपका किससे प्राप्त होता है, सबको बताया। सागोपाम साबूदाना जिसको बोलते हैं, साइकस रिबुलेटा से प्राप्त होता है। इफेड्रीन औषधि आपकी किससे होती है, इफेड्रा से प्राप्त होती है, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है। चिलगोजा आपका पाइनस जियार्डियाना से प्राप्त होता है। सिडार का काष्ठ तेल, सिडार वुड ऑयल जूनिफेरस वीरजियाना से प्राप्त होता है। इसका उत्तर क्या बन रहा है, देखो 3 2 1 और 4, 3 2 1 और 4, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ 2 राइट हो रहा है, बिल्कुल। अब ये सारा इसमें कुछ सागोपाम साबूदाना चिलगोजा फल आपको पता है, डिफेड्रिन औषधि है, सिडार कास्ट तेल, ये चीज नहीं थी आपके लिए कि सिडार का जो कास्ट तेल है, सिडार वुड ऑयल है, जो जूनी पेरस विर्जीनिया नामक जिम्नोस्पर्म से प्राप्त होता है। ज्यादातर आजकल क्या है, आर्थिक महत्व से प्रश्न एग्जामिनर बनाता है, तो ये आर्थिक महत्व के प्रश्न भी शामिल है इसके अंतर्गत। तो आप इस प्रकार से इसको एक के बारे में पूछ सकता है। मैंने यहाँ कूट के अंदर इसलिए दिया है कि आपको 4 प्रश्न मिल गए एक के अंदर। आपको सागोपाम के बारे में पता चल गया, चिलगोजा के बारे में पता चल गया, इफेड्रिन औषधि के बारे में भी, और सिडार का कास्ट तेल, चारों चीजें अलग अलग हैं। तो यहाँ आपका प्रश्न तो गलत नहीं होगा क्योंकि कूट से हो गया, लेकिन आपको 4 नई चीजें एक प्रश्न के अंदर मिली। उत्तर नंबर 2 आपका राइट है। अगला प्रश्न, जिम्नोस्पर्म में कौन सी संरचनाएं अगुणित होती हैं। जिम्नोस्पर्म के अंदर, अब हमें पता है जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत पत्ती कभी भी नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब यहां देखो, यहां भ्रूण अगुणित नहीं होता। देखो परागकण क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। गुरु बीजाणु लघु बीजाणु क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। माइक्रोस्पोर मेगास्पोर। भ्रूण पोष भी वैसे तो क्या होता है 3n होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं तो n होता है। इस प्रकार का प्रश्न भी बन जाता है, तो आप 2 नंबर ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। जिम्नोस्पर्म में जो भ्रूण पोष है वो अगुणित होता है और निषेचन से पहले बनता है, जबकि एंजियोस्पर्म के अंदर भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, जबकि निषेचन के बाद बनता है। ठीक है, ये चीजें आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड का सही मिलान करना था। अब ये कुछ कवक के एग्जाम्पल दे रखे हैं, अन्य नाम है, इंपॉर्टेंट है काफी, मैंने एक साथ आपको दे दिए। अब थोड़ा सा भी आपने दिमाग लगाया है तो आप आराम से कर पाए होंगे। पेनिसिलियम है, पेनिस इनका मिलान करना था और बताना था आपको कौन सा कथन क्या है गलत है। पेनिसिलियम है जिसको हम ग्रीन मोल्ड भी कहते हैं और ब्लू मोल्ड भी कहते हैं, ब्लू मोल्ड या ग्रीन मोल्ड। तो ये बात भी आपकी क्या है, सही है। एस्परजिलस ब्राउन भी बोलते हैं और ब्लैक भी बोलते हैं, ये भी क्या हो गया आपका सही हो गया। दोनों नाम याद रखने, ब्लू और ग्रीन मोल्ड क्या है, पेनिसिलियम है। एस्परजिलस ब्राउन और ब्लैक मोल्ड है। न्यूरोस्पोरा जिसको हम ब्लैक मोल्ड कभी नहीं बोलेंगे, रेड बोल सकते हैं या पिंक बोल सकते हैं, रेड बोल सकते हैं या पिंक बोल सकते हैं, इसलिए न्यूरोस्पोरा आपका गलत हो गया। पेजिया आपकी किस में आते हैं, कप फंजाई है, जो कि एस्कोमाइसिटीज के अंतर्गत आती। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका इसमें राइट हो गया। इनके अन्य नाम आपको विशेष तौर से ध्यान होना चाहिए, मैंने सारे दे दिए, आपसे एक एक करके भी पूछा जा सकता है कि पेनिसिलियम क्या होता है। ब्लू मोल्ड होता है, आपको पता होगा पादप जगत का ड्रोसोफिला अब इससे संबंधित है। एस्परजिलस ब्राउन और ब्लैक मोल्ड है, जिसे ब्लू ग्रीन मोल्ड हो गया। न्यूरोस्पोरा रेड या पिंक मोल्ड, न्यूरोस्पोरा को पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है, जो कि क्या है रेड या पिंक मोल्ड के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप इस तरीके से करो, ऐसे प्रश्नों को देखो, इस प्रकार से थ्योरी को पढ़ो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव निकालो, फिर देखो आपका कमाल। चाय कॉफी की पत्तियों पर पाए जाने वाले परजीवी शैवाल सिफेल्यूरोस किसका उदाहरण। सिफेल्यूरोस जो होते हैं वो ग्रीन एल्गी होते हैं, आपको दिखने में कॉन्ड्रस क्रिस्पस रेड एल्गी है, लेकिन ये क्या है आपका ग्रीन एल्गी है या हरा शैवाल है, इसलिए इसका नाम होता है सिफेल्यूरोस। चाय की पत्तियों पर परजीवी के रूप में पाया जाता है। कई बार प्रश्न आता है परजीवी शैवाल का उदाहरण क्या है, वो भी क्या है सिफेल्यूरोस होता है। तो 2 नंबर उत्तर आपका क्या हो गया राइट हो गया। ब्रायोफाइटा में सम्मिलित किए गए हैं मोस, कलब मोस,
हॉर्सटेल और फार्म। इसमें थोड़ा सा आप एनसीईआरटी बेस्ड है, ये भी आपने देखा होगा कि जो मोस होते हैं वो किस में आते हैं, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। हॉर्सटेल आपका किस में आता है, टेरिडोफाइटा में आता है, टेरिडोफाइटा में। क्लबमोस टेरिडोफाइटा में, फार्न टेरिडोफाइटा में आता है। तो उत्तर नंबर एक आपका केवल इसमें राइट होगा। इसमें केवल एक ही उत्तर आपका सही माना जाएगा। क्या माना जाएगा, केवल उत्तर नंबर एक आपका राइट होगा। प्रश्न नंबर 122 पे चलते हैं। आसानी से आपने कर लिया होगा क्योंकि मोस फॉर्म अलग अलग है, क्लास अलग अलग है। मोस हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा जो क्लास उसको क्या कहते हैं, मोस कहते हैं। आगे हम चलते हैं 123 की ओर। कीट भक्षी कवक है। कीट भक्षी कवक कौन से हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, कीट भक्षी कवक कहलाते हैं। आपने देखा होगा आपके जो दो एग्जाम्पल हैं यहाँ, आर्थ्रोबोट्राइटिस और डेक्टाइलेला। आर्थ्रोबोट्राइटिस है और डेक्टाइलेला क्या है, आपके कीट भक्षी कवक है। आर्थ 1 मिनट का टाइम लूंगा। हाँ जी, रुक के आना गुड़िया, शाम को है ना, क्लास ले रहा हूँ एक बार। आप आ जाओ 5 बजे के बाद, कभी आ जाओ। अगला है कीट भक्षी कवक, आर्थ्रोबोटाइटस डेक्टाइला। आर्थ्रोबोटाइटस है, डेक्टाइलेला है। तो ये दोनों आपके क्या हैं, बिल्कुल सही है, कीट भक्षी कवक है। आर्थ्रोबोटाइटस और डेक्टाइला आपके क्या है, कीट भक्षी कवक है। लेकिन इन्होंने पूछा है, जैसे ऑप्शन हमारा क्या हो गया, 1 और 2 राइट हो गया, काम हमारा चल गया। लेकिन देखो इसके नीचे एक चीज और दे रखी है कि इन्होंने कहा है लाइकोपर्डोन और क्लेवेंटिया, ये आपके क्या है, एक तरह से पफ बाल जिसको हम कहते हैं, या आपके बेसिडियोमाइसिटी से संबंधित है। इनको हम मर्तोपजीवी कवक कहते हैं। लाइकोपर्डोन और क्लेवेंटिया ये क्या है, आपके मर्तोपजीवी कवक। इनको भी आपको ध्यान रखना है, मर्तोपजीवी कवक है, अलग प्रश्न बनेगा। कीट भक्षी कवक है, अलग प्रश्न बनेगा। उत्तर हमारा राइट हो गया। लेकिन लाइकोपर्डोन और क्लेवेंटिया आपके क्या है, मर्तोपजीवी कवक है, जो कि आपके बेसिडियोमाइसिटी से संबंधित है। और कीट भक्षी जो कवक है वो आपके किससे हैं, आर्थ्रोपोटाइटिस और डेक्टाइला है, जो आपके ड्यूटेरोमाइसिटी से संबंधित है। ड्यूटेरोमाइसिटी, ड्यूटेरोमाइसिटी से संबंधित है। आर्थ्रोपोटाइटिस, डेक्टाइलेला, लाइकोपर्डोन और क्लेवेंटिया। ठीक है, अलग अलग चीजें आपको ध्यान में रखनी। ब्रायोफाइटा के संबंध में गलत कथन का आपको चयन करना है। जननांग बहुकोशिकीय होते हैं। जननांग क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। जैकेट युक्त होते हैं। नर जन्नांग पुधानी व मादा जन्नांग स्त्रीधानी कहलाते हैं। ब्रायोफाइटा में 7 ऊतक नहीं पाए जाते हैं। नर जन्नांग स्त्रीधानी व मादा जन्नांग पुधानी कहलाता है। ये कथन आपका क्या हो गया, गलत। कैसे, इनके जो जन्नांग होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं और जैकेट युक्त होते हैं, बिल्कुल सही है। नर जन्नांग पुधानी जिसको एंथ्रीडिया कहते हैं, मादा जन्नांग स्त्रीधानी आर्किगोनिया कहते हैं। हमें सबको पता है कि ब्रायोफाइटा से ही स्त्रीधानी आर्किगोनिया का विकास शुरू होता है। आर्किगोनिया ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। पूधानी एंथ्रीडिया, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा पूधानी रखने वाला अंतिम समूह है। और जिम्नो आपका टेरिडो ब्रायोफाइट जिम्नोस्पर्म आपका क्या स्त्रीधारी रखने वाला अंतिम समूह है। ब्रायोफाइटा में 7 ऊतक नहीं पाए जाते हैं, बात बिल्कुल सही है। तो 4 नंबर आपका गलत आंसर। अगला प्रश्न है स्त्रीधानी की उपस्थिति एक समान लक्षण। स्त्रीधानी की जो उपस्थिति है वो आपका ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत क्या पाई जाती है, स्त्रीधानी की पाई जाती है। शुरुआत कहां से होती है, ब्रायोफाइट से। और जिम्नोस्पर्म आपका स्त्रीधानी रखने वाला अंतिम, 3-3 के ग्रुप में आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह आपसे पूछे ये स्त्रीधानी जिसको हम पूधानी बोले, एंथ्रीडिया बोले, वो आपकी थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के अंतर्गत पाई जाती है। यहाँ क्या से पाई जाती है, पूधानी पाई। ये लो जी, ठीक है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो गया। अगला प्रश्न है
स्पर्मेटोफाइटा में शामिल है। अब देखो स्पर्मेटोफाइटा होते क्या है, स्पर्मेटोफाइटा के स्पर्म से संबंधित नहीं है, आपको स्पर्मेटोफाइटा का अर्थ लगाना है कि बीज वाले पादप, फेनेरोगैम्स जिनको कहते हैं, जिनमें बीज बनते हैं, बीज वाले पादप क्या कहलाते हैं, स्पर्मेटोफाइटा कहलाते हैं। तो बीज का निर्माण जिम्नोस्पर्म से शुरू होता है, विकास आपका शुरू तो कहां से होता है, टेरिडोफाइट से, लेकिन बनते कहां है बीज, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बनते हैं, इसलिए इनको बीज वाले पादप कहते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या कहलाते हैं, आपके स्पर्मेटोफाइटा कहलाते हैं। बहुत आसानी से कई बार शब्द ये पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। शैवालों के वर्णकों के संबंध में नीचे दिए गए कूट में से असुमेलित का आपको चयन करना था। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफिल ए और बी बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। थियोफाइसी ए और सी सही है। रोडोफाइसी ए और डी सही है। लेकिन जेंथोफाइसी के अंदर ए और आप ई कर सकते हैं, ए और ई कर सकते हैं। और यहाँ एक और आपका रह गया, इसको हम मानते साइनोफाइसी, तो वहां भी हम क्या कर सकते थे, ए व बी ही कर सकते थे। तो ये आपका ए और ई होगा, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। आराम से आप कर सकते हैं। अब क्लोरोफिल ए और बी, क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन आपका सार्वत्रिक वर्णक है, क्योंकि ये सबके अंदर पाए जाते हैं। कैरोटीन में तो क्या बीटा और क्लोरोफिल ए आपका सबके, तो इनको यूनिवर्सल पिगमेंट कहा जाता है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर। लाल शैवालों में लैंगिक जनन पाया जाता है। शैवालों के लैंगिक जनन के बारे में हमने बात की थी कि शैवालों में जो लैंगिक जनन होता है वो आपका क्या होता है, 3 प्रकार का होता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, उगेमस। आइसोगेमस है, एनाइसोगेमस है, उगेमस है। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, उगेमस भूरे शैवालों में और आपका हरे शैवालों में, तीनों प्रकार का पाया जाता है। लेकिन लाल शैवाल एकमात्र ऐसे शैवाल है जिनके अंतर्गत केवल उगेमस या विषम युग्म की प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। तो आपका उत्तर नंबर 128 के अंदर 2 नंबर राइट होगा। अगला प्रश्न, टेरिडोफाइट के कौन से वर्ग शंकुधारी पादपों की श्रेणी में आते हैं। अब जो बीच के जो वर्ग है वो शंकुधारी पादप, शंकु बनते हैं, इनके अंतर्गत शंकुधारी पादपों की श्रेणी में आते हैं। हम बात करते हैं साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और फिलिसिनी। तो लाइकोप्सिडा और स्फिनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा और स्फिनोप्सिडा जो क्लास है, इन पादपों के अंदर किसका निर्माण होता है, शंकु का निर्माण होता है। शंकुधानियां बनती है, शंकुधानियों पर क्या पाए जाते हैं, शंकु पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट के ऑप्शन नंबर 1 आपका लाइकोप्सिडा और स्फिनोप्सिडा में क्या बनते हैं, शंकु बनते हैं। अगला प्रश्न देखो, ऐसे पादप जो स्पोर बनाते हैं, भ्रूण बनता है, किंतु जिनमें बीज नहीं बनते, चलो बीज नहीं बनते तो हम ऑप्शन अलग हो गया, बीज के साथ कह रहे हैं सवन उत्तक भी नहीं बनते, तो हम सबको पता चल गया कि सवन उत्तक तो किसमें नहीं पाए जाते, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत नहीं पाए जाते। भ्रूण बनता है इनमें, इन ऊपर वाला में थैलोफाइटा में तो भ्रूण भी नहीं बनता। अब आप कहेंगे शैवाल क्यों नहीं है, क्योंकि शैवाल में तो क्या नहीं बनता, भ्रूण नहीं बनता, इसलिए उत्तर नंबर 2 आपका राइट होगा। टेरिडोफाइटा में क्या है, 7 उत्तक होते हैं, इसलिए नहीं हो सकता। जिम्नोस्पर्म में भी 7 उत्तक होते हैं, लेकिन सही उत्तर आपका क्या होगा, ब्रायोफाइट होगा। अब ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनमें भ्रूण नहीं बनता है। ये आपका थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा में आपको पता है जीवाणु, विषाणु और शैवाल आपके थैलोफाइटा के अंतर्गत, कवक वगैरह ये थैलोफाइटा में आते हैं। उत्तर नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बहुत आसान आसान प्रश्न है, आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो आराम से कर सकते थे। कोई बात नहीं, नहीं हुए तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों को बार बार देखना है, सॉल्यूशन देखो। ऐसे प्रश्नों को प्रश्न आप निकालो, लेकिन इस टाइप के प्रश्न निकालो, इस लेवल के। जिम्नोस्पर्म को मेडन हेयर ट्री के नाम से जाना जाता है। गिंगो बाइलोबा जो है वो क्या कहलाता है, मेडन हेयर और ट्री कहलाता है। मेडन हेयर फर्न कहलाता है। ये आपका क्या है, टेरिडोफाइट है। नाम दिखने में सेम है, ये क्या टेरिडोफाइट है, और ये आपका क्या है, जिम्नोस्पर्म। ये लो जी, तो उत्तर नंबर क्या हो गया, मेडन हेयर ट्री पूछा, 1 नंबर उत्तर आपका राइट आंसर होगा। 131 में क्या होगा, 1 होगा। ये लो जी। अब देखो, ऐसा प्रश्न जब भी आए तो हमें बहुत ज्यादा डरने की, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। इसका एक रामबाण औषधि मेरे पास है, वो मैं आपको दे रहा हूँ। कैसी, वो आपको ध्यान रखने, बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि वो लाइफ साइकिल के बारे में आपसे पूछ रहा है, जनन है, गुणित बहुगुणित कुछ नहीं पूछ रहा आपसे। तो लाइफ साइकिल के बारे में जब भी प्रश्न आए, सिलेबस में भी दे रखा है जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के महत्वपूर्ण लक्षण और उनका लाइफ साइकिल या जीवन चक्र। जीवन चक्र की शुरुआत हम बात करें, सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, शैवाल के बारे में। ठीक है, शैवाल के बाद हम चलते हैं कहाँ, ब्रायोफाइटा में, देखते जाना ब्रायोफाइट के अंदर। उसके बाद हम चलते हैं टेरिडोफाइट के अंदर, और उसके बाद हम चलते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर। ये लो जी, एंजियोस्पर्म को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, अब हमें पता है शैवाल अगुणित होते हैं, हैप्लॉन्टिक होते हैं, या इनमें जो मुख्य पादप होता है वो युग्मकोद्भिद प्रकार का होता है, गेमेटोफाइटिक होता है। तो इसको हम, इसका जो जीवन चक्र देख रहे हैं वो क्या होता है, हैप्लॉन्टिक होता है। क्या होता है, हैप्लॉन्टिक होता है। ये लो जी, ठीक है। अब हम ब्रायोफाइट की ओर देखें, हैप्लॉन्टिक के बाद क्या आएगा, हैप्लो डिप्लॉन्टिक होगा। इनका क्या होगा, हैप्लो डिप्लॉन्टिक। याद रखना आपको ये, एक साथ सभी का, अब जरूरी नहीं जिम्नोस्पर्म से पूछे, किसी से भी पूछे। तीसरा आपका आता है टेरिडोफाइट डिप्लोहैप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और ये डिप्लोहैप्लॉन्टिक। जिम्नोस्पर्म का पूछे तो आपको क्या बताना है, डिप्लॉन्टिक। ये लो जी, सिंपल कहानी हो गई। हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक, ये चारों का आपका हो गया लाइफ साइकिल। तो जिम्नोस्पर्म का पूछ रहा है तो एक नंबर उत्तर आपका राइट हो गया। लेकिन शैवाल में भी, शैवाल में समस्या क्या है, शैवाल जो भूरे शैवाल हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है आपका, डिप्लोहैप्लॉन्टिक प्रकार का। शैवालों में क्या होता है, हैप्लॉन्टिक होता है, लेकिन जो भूरे शैवाल हैं, भूरे शैवालों के अंतर्गत आपका डिप्लो हैप्लॉन्टिक प्रकार का लाइफ साइकिल पाया जाता है। तो ये चीज आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि भूरे शैवाल जब भी आप पढ़ें तो इनमें आपका डिप्लोहैप्लॉन्टिक प्रकार का लाइफ साइकिल पाया जाता है। डिप्लोहैप्लॉन्टिक प्रकार का लाइफ साइकिल आपका किसमें पाया जाता है, शैवालों के अंदर पाया जाता है। शैवालों के अंदर क्या होगा, डिप्लोहैप्लॉन्टिक प्रकार का लाइफ साइकिल पाया जाता है, किसमें, भूरे शैवालों में। हमने शैवाल के बारे में देखा था तो वहां क्या था, हैप्लॉन्टिक था। लेकिन जब भूरे शैवाल की बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक। अब एक प्रश्न आता है कि आपने अपवाद स्वरूप आता है भूरे शैवालों के अंदर, एक्टोकार्पस व कैल्प, ये क्या है, भूरे शैवाल। इन दोनों में तो हमारा क्या है, हमें पता है कि भूरे शैवालों में क्या पाया जाता है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक पाया जाता है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक पाया जाता है। लेकिन फ्यूकस जो है, फ्यूकस, इसमें क्या पाया जाता है, डिप्लॉन्टिक प्रकार का पाया जाता है। फ्यूकस में क्या है, डिप्लॉन्टिक पाया। ये आपकी पूरी कहानी थी किसकी, लाइफ साइकिल की। तो आपसे लाइफ साइकिल के बारे में पूछे तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि शैवाल में हैप्लॉन्टिक, ब्रायोफाइट में हैप्लोडिप्लॉन्टिक, टेरिडोफाइट में डिप्लोहैप्लॉन्टिक, जिम्नोस्पर्म में डिप्लॉन्टिक, एक्टोकार्पस और कैल्प क्या है, भूरे शैवाल है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक। ये भी क्या है, भूरा शैवाल है, लेकिन अपवाद है, इसमें किस प्रकार का, डिप्लॉन्टिक प्रकार का लाइफ साइकिल पाया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते, याद रख लें, आपको एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। प्रश्न आएगा निश्चित रूप से, अब किसी के बारे में पूछे, हमने सारों को देख लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, फर्न मोस से भिन्न है, फर्न मोस से क्या है, भिन्न है। तो स्वतंत्र युग्मकोद्भिद, फर्न किससे भिन्न है, मोस से भिन्न है। तो स्वतंत्र युग्मकोद्भिद होते हैं, नहीं हो सकता। स्वतंत्र बीजाणुद्भिद होते हैं, क्या होते हैं, स्वतंत्र। ये तो दोनों में ही नहीं होंगे। स्त्री धानी की उपस्थिति दोनों में ही कॉमन है, तैरते हैं स्त्री धानी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों में असमानता पूछे कि भिन्न क्या है, तो भिन्न क्या है, स्वतंत्र बीजाणुद्भिद होते हैं। क्या, फर्न मोस की तुलना में क्या होते हैं, स्वतंत्र बीजाणुद्भिद होते हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
ठीक। यदि अनावर्त बीजी जिम्नोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित का मतलब 12 है, और यदि द्विगुणित दिया होता तो हमें पहले अगुणित निकालना पड़ता है। 12 है, इन्होंने अगुणित दे रखा है। भ्रूणपोष की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, तो क्या रह जाएगा, 12 ही रह जाएगा, क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म का भ्रूणपोष होता है वो क्या होता है, अगुणित ही होता है। तो उत्तर नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न शैवालों व उनमें पाए जाने वाले हरित लवक के संबंध में असुमेलित है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न था। आजकल क्या है, मिक्स प्रश्न आते हैं, शैवाल का भी हो गया और देखो हरित लवक के बारे में पूछ लिया, कॉमन प्रश्न पूछ लिया। तो ऐसा प्रश्न जब भी आए तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि इनमें बहुत आसान है, इतने जो मैंने दिए हैं वो सारे आपके राइट हो जाए, इसके अलावा बाहर नहीं पूछेगा आपसे। इतने आप याद कर लेते तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। एनसीईआरटी की पुस्तक में भी ये दे रखा है, तो विशेष ध्यान रखें। आरपीएससी का ध्यान अब तक यहाँ नहीं पहुंचा है, लेकिन आने वाले समय में आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला यूलोथ्रिक्स, मेखलाकार होते हैं, बिल्कुल सही है भाई, ग्रिडल स्वरूप बोलते हैं। स्पायरोगायरा, कुंडलित होते हैं, सर्पिल होते हैं, स्पाइरल होते हैं, सांप जैसे दिखते हैं। क्लेमाइडोमोनास, प्याले नुमा कप से होते हैं। ये तीनों आपके सही हैं। अब जिग्मिया के बारे में इन्होंने दे दिया। देखो जिग्मिया का जो ये होता है, ये आपका ताराकार होता है। क्या होता है, ताराकार, स्टार शेप होता है जी। और जालिकावत किसका है, उडोगोनियम का है। उडोगोनियम जो शैवाल है, इनमें क्या पाया जाता है, जालिकावत पाया जाता है। हमने कितने याद कर लिए, 1 2 3 4 और 5 के हमें याद हो गए। 4 दे रखे थे, 5 का याद कर लिए। इसका मतलब 5 से बाहर तो नहीं पूछेगा, याद रह जाएंगे। तो जिग्मिया यहाँ क्या है, गलत है। जिग्मिया का क्या दे रखा है, जालिकावत दे रखा है। जालिकावत किसका था, उडोगोनियम का था। जिग्मिया किसका होता है, ताराकार होता है। जिग्मिया का क्या होता है, ताराकार होता है। इसलिए चौथा ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो मेरे आइडिया से आपका ये प्रश्न अब आगे गलत नहीं होगा। ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। हरित लवक के संबंध में एनसीईआरटी में भी दे रखा है, मैंने भी प्रश्न बना दिया, और आपको ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे। तो यूलोथ्रिक्स मेखलाकार है, स्पायरोगायरा कुंडलित है, स्क्लेमाइडोमोनास प्यालिनुमा है, जिग्मिया जालिकावत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो गया, राइट हो गया। गलत हो गया 4, असुमेलित है। अगला प्रश्न, निम्न में से एक परजीवी शैवाल है। सिफेलुरोज जो क्या है, एक प्रकार की परजीवी शैवाल है। हॉर्सटेल संबंधित है। देखो प्रश्न आया हॉर्सटेल। अब हमें पता है कि हॉर्सटेल हमारा किससे संबंधित है, टेरिडोफाइट से संबंधित है। जैसे फर्न देखे, हम इससे संबंधित, आपने देखा होगा कि जब हम मोस्ट सॉरी ब्रायोफाइट पढ़ते हैं तो लीवर वर्ट, हॉर्न वर्ट और मोस क्या पढ़ते हैं, लीवर वर्ट, हॉर्न वर्ट और मोस। ये आपका क्या है, ब्रायोफाइट है। लीवर वर्ट का मतलब हिपेटिकोप्सिडा, हिपेटिकोप्सिडा, हिपेटिकोप्सिडा। हॉर्न वर्ट एंथोसिरोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा। ये आपके क्या हो गए, लीवरवर्ट इससे संबंधित है, हॉर्नवर्ट एंथोसिरोप्सिडा से है, मोस इससे। इसी तरह आपका क्या है, जब हम ये ऐसे प्रश्न पढ़ते हैं तो हमें ये ध्यान रहता है कि हॉर्सटेल आपका साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, साइलोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और मोस। साइलोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और आपका क्या है, मोस। तो ऐसे प्रश्न जब भी आप देखें तो आपको अन्य नाम बहुत चीज जरूर याद रखना है। अब साइलोप्सिडा के बारे में कोई विशेष नाम है नहीं। जैसे साइलोप्सिडा पहला है साइलोप्सिडा, प्राचीन पादप है, कोई विशेष नाम नहीं दे रखा है। लेकिन लाइकोप्सिडा के बारे में दे रखा है, लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा के बारे में क्या दे रखा है, इनके बारे में दे रखा है क्लबमोस है। ये क्या है, इस क्लास को किस में रखा गया है, क्लबमोस में रखा गया है जी, क्लबमोस में। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, आगे आता है स्फिनोप्सिडा। इसको भी जी कहते हैं, क्या कहते हैं, हॉर्सटेल कहते हैं। और साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, फिलिसिनी, या जिसको हम फार्न कहते हैं। तो अन्य नाम आपको विशेष तौर से ध्यान रखने हैं कि साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा। साइलोप्सिडा को कुछ नहीं कहते, स्पिनोप्सिडा को आप, साइलोप्सिडा को कुछ नहीं कहते, लाइकोप्सिडा को क्या कहते हैं, क्लबमोस कहते हैं, स्पिनोप्सिडा को आपका क्या कहते हैं, हॉर्सटेल कहते हैं। तो ये चीजें आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी चाहिए। मोस
चाहे आपका ब्रायोफाइटा के बारे में पूछे, चाहे आपका, दोनों चीजें हमने कॉमन रूप से देख ली। आप भी कॉमन रूप से याद करने का प्रयास करें, क्योंकि कॉमन चीजें आपको याद रह जाती हैं। आपका चाहे ब्रायोफाइटा हो, चाहे आपका टेरिडोफाइटा हो। तो हॉर्स टेल किससे संबंधित है? हॉर्स टेल आपकी संबंधित है किससे? हॉर्स टेल आपकी संबंधित है स्फिनोक्सीडा से। किससे संबंधित है? स्फिनोक्सीडा से। टेरिडोफाइटा के संबंध में एसुमेलित का चयन करना है जी। कलमोस, लाइकोपोडियम, लाइकोप्सिडा, कलमोस आता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। स्मॉल कलमोस सिलेजिनेला को कहा जाता है जी, बिल्कुल सही है। हॉर्स टेल इक्विसिटम आता है, क्योंकि स्पिनोप्सिडा क्लास के अंतर्गत है, सही है। मेडन हेयर ट्री, यहां जी गिंगो बाइलोबा होना चाहिए था, गिंगो बाइलोबा। ये 2 बार इसलिए दिया है कि आपको ध्यान में रहे, गलत ना हो, कंफ्यूज ना हो। तो उत्तर नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। तो ये चीजें जो अन्य नाम दे रखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें वहां पता नहीं चलता कि ये टेरिडोफाइटा का है, ब्रायोफाइटा का है। अगला प्रश्न, निम्न में से लघुपर्णी टेरिडोफाइट का उदाहरण है? इक्विसिटम, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला। अब देखो, जब भी हम टेरिडोफाइट की बात करते हैं, टेरिडोफाइटा को पर्ण के आधार पर 2 भागों में, पत्तियों के आधार पर 2 भागों में बांटा है। एक तो लघुपर्णी जिसको माइक्रोफिलस कहते हैं, दूसरा गुरुपर्णी जिसको हम मैक्रोफिलस कहते हैं। पत्तियां छोटी होती है, तना बड़ा होता है। पत्तियां पत्तियां छोटी, तना बड़ा, इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? लघुपर्णी है जी, लघुपर्णी, जिसको हम माइक्रोफिलस कहते हैं, माइक्रो। इसी तरह पत्तियां बड़ी, तना क्या होता है? छोटा होता है, उनको हम मैक्रोफिलस कहते हैं, गुरुपर्णी कहते हैं जी। ठीक है। अब देखो, इन्होंने कह दिया, एग्जाम्पल पूछता है, परिभाषा आपसे कोई नहीं पूछे, प्रश्न यहीं से बनेगा। निम्न में से कौन सा लघुपर्णी टेरिडोफाइट का उदाहरण है? तो हमें पता है लिक्विसिटम, लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला, ये तीनों क्या है? लघुपर्णी है। ये तीनों क्या है? लघुपर्णी है। ये तीनों क्या है? लघुपर्णी है। तीनों में से 3 याद रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा, तीनों याद रखने। अलग क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। वहां आप एक ट्रिक मैंने बताई थी, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, टेरिडियम और टेरिस, लेकिन यहाँ ट्रिक काम नहीं करेगी जी। यहाँ तो आपको ये तीनों याद रखने पड़ेंगे, इक्विसिटम, लाइकोपोडियम और सिलेसिनेला, तीनों आपके माइक्रोफिलस। इसके अलावा आपसे पूछे वो सारे किस में आएंगे? मैक्रोफिलस में आएंगे, गुरुपर्णी में आएंगे। नाम लिख देता हूं, टेरिडियम, टेरिडियम, टेरिस और मार्सिलिया। मेरे को याद है इसलिए मैंने लिख दिया, आप भी याद करो, इनको इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है वही याद करने के लिए बोला है। टेरिडियम, टेरिस और मार्सिलिया, टेरिडियम, टेरिस और मार्सिलिया, टेरिडियम, टेरिस और मार्सिलिया, टेरिडियम, टेरिस और मार्सिलिया किस में आएंगे? गुरुपर्णी में आएंगे, मैक्रोफिलस में आएंगे। और लघुपर्णी में क्या आएंगे? इक्विसेटम, लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। तो उत्तर नंबर 1 आपका राइट। तो यहां से एक प्रश्न पक्का बढ़ेगा, माइक्रोफिलस, मैक्रोफिलस, होमोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस, दोनों में से एक प्रश्न 101% आएगा, आज भी लिख लेना। अगला प्रश्न, स्तंभ फर्स्ट स्तंभ सेकंड के साथ मिलान करें तथा नीचे दिए गए कूटों के साथ विकल्प आपको सही चयन करना। देखो, फाइकोमाइसिटीज को क्या कहते हैं? सबको पता है। फाइकोमाइसिटीज को क्या कहते हैं जी? सेक फंजाई नहीं कहते, पहली क्लास है इसलिए इसको क्या कहेंगे? एल्गी से जुड़ी हुई है, सवाल के बाद आते हैं इसलिए एल्गल फंजाई इनको कहते हैं। एल्गी जैसे लक्षण इनके अंतर्गत पाए जाते हैं जी। एस्कोमाइसिटीज को आप सबको पता है कि क्या कहते हैं? सेक फंजाई कहते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज को क्या कहते हैं? कलब फंजाई कहते हैं। और इसको आपको पता है क्या कहते हैं? फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। तो उत्तर नंबर आपका होगा सबसे पहले 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4 और 3, उत्तर नंबर 1 आपका क्या होगा? राइट होगा। आज ही बता रहा हूं, एग्जाम्पल नहीं याद रहे, इनके अन्य नाम मैंने जितने प्रकार के बन रहे सारे दे दिए, अलग अलग प्रश्न में आगे और आएंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सेक फंजाई क्या है, एल्गी फंजाई क्या है, क्लब फंजाई क्या है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी। बेमेल का चयन करना है, देखो जी यहां भी है, मोरल्स और ट्रफल, पफ बॉल और टोड स्टूल, अर्ली ब्लाइंड पोटेटो। देखो, इन चीज के बारे में आप सबको पता है कि पफ बॉल आप किस में आते हैं? मर्तोपजीवी कवक जो हमने देखे थे उसमें आएंगे।
टोड स्टूल यहां ही आएंगी। इसका मतलब ये किससे जुड़ा हुआ है, बेसिडियोमाइसिटी से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही। अर्ली ब्लाइंड ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलेना द्वारा होता है। लेट ब्लाइंड ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा इन्फिटेंस द्वारा होता है। लेकिन मोरेल्स और ट्रफल्स आपके एस्कोमाइसिटी से जुड़े हुए कवक हैं जो खाने में काम में आते हैं। ये याद रख लेना, एनसीईआरटी के अंदर अलग से दे रखा है। मोरल्स और ट्रफल्स किस में आते हैं, एस्कोमाइसिटीज के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं, एस्कोमाइसिटीज। अब हमने एनसीईआरटी को कवर पूरा कर दिया है, कोशिश की इस टेस्ट के अंदर कुछ परसेंट पिछले टेस्ट में कुछ इसमें, तो आप एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं लेकिन आपको भी थोड़ा सा एक बार देखना है कि ऐसे प्रश्न कई बार आ जाते हैं। मोरल्स और ट्रफल्स के बारे में पहला ऑप्शन आपका क्या है, इसमें गलत है। इसमें फाइकोमाइसिटीज नहीं होना था, एस्कोमाइसिटीज होना था। आगे चलें जी। फ्लोरिडियन मंड की संरचना किसके समान होती है, फ्लोरिडियन मंड, फ्लोरिडियन स्टार्च है, एक प्रकार का स्टार्च है, संचित भोजन है लाल सेवालों का। इसकी जो संरचना होती है वो एमाइलोपेक्टिन, जो स्टार्च की संरचना होती है ग्लाइकोजन, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के समान होती है। 4 नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर। एक प्रकार के स्टार्च की संरचना है फ्लोरिडियन स्टार्च, एक प्रकार का स्टार्च है जो लाल सेवालों के अंदर संचित भोजन के रूप में पाया जाता है। इनकी संरचना एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के समान होती है। तो उत्तर नंबर 4 आपका राइट आंसर हो। किस शैवाल वर्ग में गतिशील अवस्था व लैंगिक जनन दोनों अनुपस्थित होते हैं, किस शैवाल वर्ग में गतिशील अवस्था व लैंगिक जनन दोनों अनुपस्थित होते हैं। तो आपका मैंने इसमें बताया था कि जो नीले हरे शैवाल हैं, नीले हरे शैवाल के अंतर्गत लैंगिक जनन भी नहीं पाया जाता, लैंगिक जनन नहीं होता, और आपका क्या है, चल संरचना भी एब्सेंट होती है। लेकिन चल संरचना दो प्रकार के शैवालों में एब्सेंट होती है, एक तो आपकी लाल शैवालों में और आपका नीले हरे शैवाल। इन दोनों में चल संरचना सीलिया फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं। लेकिन लैंगिक जनन केवल किस में एब्सेंट होता है, लैंगिक जनन केवल आपकी साइनोफाइसी में एब्सेंट होता है। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ो कि गतिशील अवस्था भी आना चाहिए और लैंगिक जनन भी आना चाहिए, तो दोनों किसके अंदर मिलेंगे, आपके नीले हरे शैवाल। क्योंकि लाल शैवाल में तो क्या है, केवल चल संरचना एब्सेंट होती है, लैंगिक जनन तो विषम युग्मजीवी प्रकार का पाया जाता है, उगेमस प्रकार का। इसलिए इसका उत्तर क्या हो गया, नीला हरा शैवाल हो गया, 1 नंबर उत्तर। अगला प्रश्न, कनाडा बालसम एक माउंटिंग एजेंट है को स्थायी स्लाइड बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसकी एक जाति से प्राप्त होता है, किससे, एबीज बालसेमिया, एक प्रकार का क्या है ये, जिम्नोस्पर्म है, जिससे कनाडा बालसम एक सीमेंट जैसा पदार्थ होता है, उसको प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। तो ये एबीज बालसेमिया से प्राप्त होता है, जो कि एक प्रकार का क्या है, जिम्नोस्पर्म है। अगला प्रश्न, वे पौधे जिनमें बीज तो होते हैं लेकिन फल नहीं होते, वैसा, ये बहुत आसान था। आपने देखा होगा कि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, बीज तो होते हैं लेकिन फल नहीं बनते जी। जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं, बीज तो होते हैं, फल नहीं बनते। इसका भी एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। बीज का निर्माण कहां से प्रारंभ होता है, बीज आपके बनते हैं जिम्नोस्पर्म से। भ्रूण आपका बनता है कहां से, ब्रायोफाइटा से। 7 उत्तक आपके कहां से बनते हैं, टेरिडोफाइटा से। ये चीजें आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। उत्तर नंबर 3 आपका राइट होगा। प्रोटोनीमा क्या है, अगुणित तथा मोस में पाया जाता है, सबको पता है, कुछ को नहीं पता होगा, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। अगुणित है तथा मोस में पाया जाता है। मोस का मतलब है जो ब्रायोफाइटा की लास्ट क्लास है उनमें जब जनन होता है तो ऐसी संरचना बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटेनिमा कहते हैं। पर तो प्रत्येक स्पोर से अंकुरण के समय प्रोटेनिमा बनती है, और इनमें एक तरह से क्या कहते हैं, डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट रूप से होता है। तो इसको हम क्या क्या बनेंगे, इनडायरेक्ट रूप से प्रोटेनिमा बनेंगे, और इनमें क्या होगा, जनन होगा और एगुणित होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर ऐसा प्रश्न आया हुआ है, तो आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे जब भी आप मोस को पढ़ें। तो मोस के अंतर्गत ये ऐसी संरचना बनती है जिसके अंतर्गत प्रोटोनीमा बनती है। मोस में स्पोर का जो अंकुरण होता है, जो स्पोर्स अंकुरित होते हैं, स्पोर
अंकुरित होते हैं वो क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से अंकुरित होते हैं। बाकी दोनों के अंदर प्रत्यक्ष होते हैं, लेकिन ये जो मोस वाली क्लास है इसमें अप्रत्यक्ष रूप से अंकुरित होते हैं, वहां संरचना बनती है जिसको क्या कहते हैं? प्रोटेनिमा कहते हैं। उत्तर नंबर 1 आपका राइट। पीट बनाने के लिए पीट मोस, स्फेगनम कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? स्फेगनम। पीट मोस एक प्रकार का क्या है? मोस। कई तरह से प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। स्फेगनम से पीट मोस बनाने का काम किया जाता है, जो जीवाश्म के रूप में प्रयोग लिया जाता है। अगला प्रश्न, इस शैवाल वर्ग को इसके लाक्षणिक कशाबन से सुमेलित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट था शैवाल। ये आपकी सारणी एनसीईआरटी की पुस्तक यदि आपके पास हो तो वहां एक सारणी दे रखी है, उस सारणी के अंदर प्रश्न आ सकता है। क्लोरोफाइसी में 2 से 8 समान शीर्षस्थ प्रकार के क्या पाए जाते हैं? कशाब या सीलिया पाए जाते हैं। फियोफाइसी में 2 होंगे, असमान होंगे और पार्श्व स्थिति पर होंगे, वो शीर्षस्थ और ये पार्श्व होंगे। रोडोफाइसी में क्या होते हैं? जो फ्लैजेला होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। उपयुक्त सभी इसका उत्तर होना चाहिए था। ये मैंने क्यों दिया? क्योंकि एनसीईआरटी की जो सारणी है सवाल के अंदर, आपको ध्यान होगा, मैं आपको बता दूं यदि आपके पास नहीं है तो ये देखो, आप जब सारणी में देखेंगे तो यहाँ एक सारणी दे रखी है, वहां आपको इस सारणी को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक प्रश्न देके जाएगी, तो यहाँ से मैंने इसको उठाया। ऐसा प्रश्न यदि आ जाए फ्लैजेला के बारे में आपसे इतना डीप भी जाकर पूछा जा सकता है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 2 से 8 2 और अनुपस्थित होते हैं। तो उत्तर नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। उस विकल्प का चुनाव कीजिए जिसमें केवल लीवरवर्ट शामिल है। लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट तो आपका अलग ही हो गया, किसमें आता है? हॉर्नवर्ट आपका किसके अंतर्गत आता है? लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मोस। लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मोस, हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। तो लीवरवर्ट का मतलब है पहली क्लास है। पहली क्लास के अंदर आपके रिक्सिया और मार्केंसिया शामिल किए जाते हैं। फ्यूनेरिया आपका मोस में आता है। पोलिट्राइकम भी आपका किसमें आता है? मोस में आता है। इसलिए आपका उत्तर नंबर 1 यहाँ क्या होगा? राइट आंसर होगा। निम्न में से मोस नहीं है। स्फेगनम आपका क्या है? मोस है। पोलिट्राइकम आपका क्या है? मोस है। फ्यूनेरिया भी क्या है? मोस है। रिक्सिया और मार्केंसिया दोनों मोस नहीं है, क्या? लीवरवर्ट है, पहली क्लास के अंतर्गत आते हैं। उत्तर नंबर 4 इसका राइट। एक प्रश्न हमारा पहला बच गया था, जो गलती से इस पीपीटी उसकी नहीं बन पाई थी, छूट गया था। फियोफाइसी वर्ग के निम्नलिखित से पढ़िए और कथनों का चयन आपको करना था। पहला कथन था अलैंगिक जनन प्राय द्विकशाबी जूस स्पोर द्वारा होता है, अलैंगिक जल बीजाणुओं द्वारा होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा इन्होंने कहा कि लैंगिक जनन केवल विषम युग्मजीय प्रकार का होता है। लैंगिक जनन जो विषम युग्मजीय प्रकार का होता है वो आपका केवल किसमें होता है? लाल शैवाल में होता है। दोनों शैवालों में आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, उगेमस तीनों प्रकार का होता है। इसलिए ये कथन आपका क्या था? दूसरा जो पॉइंट है इसका गलत था। तीसरा दे रखा है संचित भोजन मैनिटोल और लेमिनेरिन के रूप में होता है, बिल्कुल सही है। चौथा है, चौथा कथन है क्लोरोफिल ए और सी कैरोटेनॉइड पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। पांचवा है कई कोशिकाओं में सेल्यूलोज भित्ति बाहर की ओर तथा एल्जिन जिलेटिन आवरण से आवृत होते हैं, ये भी सही है। तो इसका 1 3 4 और 5 केवल दूसरा कथन इसका गलत था, जो कह रहा था कि लैंगिक जनन केवल विषम युग्मजीय विधि से होता है। ऐसा नहीं होता, तीनों विधियां इसमें पाई जाती। तो ये थे आपके 150 प्रश्न, 150 प्रश्न आज के पेपर के। आपने अच्छे तरीके से किए, अच्छे तरीके से समझा। आगामी वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। जो अभ्यर्थी अभी भी टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़ पाए वो सीधा हमसे मेगा टेस्ट सीरीज के अंदर 2.0 से, जहां आपको इच्छा हो, सॉल्यूशन वाली टेस्ट सीरीज है, अच्छे लेवल के प्रश्न आपको मिलेंगे और एग्जाम के बिल्कुल करीब है, और एग्जाम भी आपके बिल्कुल करीब है। प्रयास कर रहे हैं पूरा, आप भी पूरा प्रयास कीजिएगा और अच्छे से इसको समझें, बायो को रटे नहीं, थोड़ा सा समझें। दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।